नमस्कार, राधे राधे, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी साथियों का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल व संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी और देखा था कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, इसी प्रकार के प्रश्नों की सीरीज लेकर आज और क्लास लेकर के आ रहा हूं। आज की क्लास में इसी प्रकार के कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, यदि आप भी राजस्थान की किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जीके से संबंधित यह प्रश्न आपको स्कोर बढ़ाने में काफ़ी सहायता करेंगे। तो प्यारे साथियों, यदि आप अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हो, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आप क्लास को पूरी देखना, क्लास को शेयर ज़रूर करना और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। प्यारे साथियों, यदि आपका साथ और सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहा तो आगे भी इससे भी शानदार प्रश्नों की सीरीज लेकर के आऊँगा, इससे भी अच्छे प्रश्न लेकर के आऊँगा ताकि आप जीके से संबंधित कोई प्रश्न गलत ना कर पाए, कोई प्रश्न आपका छूट ना पाए। तो प्यारे साथियों, आपका साथ और सपोर्ट ऐसे ही बना रहना चाहिए। तो चलते हैं साथियों आज की क्लास में, आज के प्रश्नों पर। साथियों, आज के प्रश्नों में हम चर्चा करेंगे कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको किस प्रकार से करना है, व्याख्या सहित उनका हल करेंगे। तो प्यारे साथियों, क्लास को शेयर कर देना, जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके साथियों, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच सके। तो प्यारे साथियों, तैयार हो जाइए और क्लास के अंत में कमेंट देके ज़रूर बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले, गलत हुए तो क्यों हुए, उन प्रश्नों को दोबारा से देखना, क्या कमी रह गई थी कि इस वजह से वो गलत हुए। प्यारे साथियों, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें हर गलती पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए साथियों, चलते हैं, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। प्यारे साथियों, प्रश्न है आज का, उड़ना अखेराज नाम से राजपुताने में किसे जाना जाता था। उड़ना अखेराज नाम से राजपुताने में किसे जाना जाता था साथियों? पृथ्वीराज को, अखेराज देवड़ा प्रथम को, सुल्तान देवड़ा को, सहसमल को या अनुत्तरित रहने वाला है? बताना रे साथियों, उड़ना अखेराज के नाम से राजपुताने में किसे जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था साथियों? इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे, उड़ना अखेराज के नाम से तो अखेराज देवड़ा प्रथम को जाना जाता था। किसको जाना जाता था साथियों? अखेराज देवड़ा प्रथम को जाना जाता था, जो सिरोही का शासक था। कहाँ का शासक था साथियों? सिरोही का शासक था, जिसने जिसने लोयाना किले का निर्माण करवाया था। कौन सा किला? लोयाना किला का निर्माण करवाया था। लोयाना किले का निर्माण करवाया था साथियों। जो अखेराज देवड़ा प्रथम था, अखेराज देवड़ा प्रथम ने सन 1527 में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। प्यारे साथियों, अखेराज देवड़ा प्रथम के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत तेज गति से आक्रमण करता था, इस कारण इसे उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता है। जबकि इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, उड़ना राजकुमार। अरे, उड़ना राजकुमार तो पृथ्वीराज को कहा जाता है, जो महाराणा सांगा का भाई था, पृथ्वीराज सिसोदिया, इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। तो साथियों, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ना अखेराज नाम से किसे जाना जाता था? अखेराज देवड़ा प्रथम को जाना जाता था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, खातौली का युद्ध निम्न में से किस किस के मध्य हुआ था? खातौली का जो युद्ध हुआ था साथियों, निम्न में से किस किस के मध्य हुआ था साथियों? राणा कुंभा व सिकंदर लोदी, राणा सांगा व सिकंदर लोदी, राणा सांगा व बाबर, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी या फिर अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, बताना इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? अरे, खातौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? खातौली का युद्ध तो राणा सांगा और दिल्ली शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खातौली का युद्ध सन 1517 में लड़ा गया था साथियों। खातौली का युद्ध तो 1517 में दिल्ली शासक इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में सांगा विजेता रहा था। कौन विजेता रहा था साथियों? सांगा विजेता रहा था। प्यारे साथियों, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में एक और युद्ध लड़ा गया था।
वो था बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बाड़ी धौलपुर का युद्ध। इस युद्ध के अंदर भी कहते हैं जो सांगा था वो सांगा विजेता रहा था, लगातार 2 युद्ध जीत जाता है इब्राहिम लोदी से। प्यारे साथियों, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। खातौली जो है, खातौली तो वर्तमान में कोटा जिले के अंदर स्थित है। कहां पे स्थित है? कोटा जिले में। लेकिन उस समय खातौली बूंदी रियासत के अधीन आता था। किसके अधीन आता था? बूंदी रियासत के। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, निम्न में से असुमेलित युग्म है। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है साथियों? इनमें से एक तरफ तो रियासत दी हुई है, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट दिया हुआ है, सुमेलित करना है। कौन सा असुमेलित है? मारवाड़ का था मैकमोसन, मेवाड़ का था मेजर सोवर्स, सिरोही का था जेडी हॉल, भरतपुर का था कर्नल ईडन, या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, यदि आपने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी तो आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। रियासत और उनसे संबंधित पॉलिटिकल एजेंट दिया हुआ है। कौन सा असुमेलित है साथियों? काफी अच्छा प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा? अरे इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4 भरतपुर का कर्नल ईडन। यह तो गलत हो जाएगा रे साथियों। अरे प्यारे साथियों, भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट तो कौन था रे साथियों? भरतपुर का तो मॉरिसन था। भरतपुर का तो मॉरिसन था। जबकि जो कर्नल ईडन था वो कर्नल ईडन तो कहाँ का था रे साथियों? कर्नल ईडन तो प्यारे साथियों जयपुर का था। कहाँ का था? कर्नल ईडन तो जयपुर का था। कर्नल ईडन तो कहाँ का था? जयपुर का था। जबकि भरतपुर का कौन हो जाएगा? मॉरिसन हो जाएगा। तो अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो असुमेलित है। प्यारे साथियों, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन था जो बिथोड़ा के युद्ध में 8 सितंबर 1857 को, सॉरी साथियों, मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन वो चेलावास के युद्ध में 18 सितंबर 1857 को मारा जाता है। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स था, जबकि सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया? अरे कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था साथियों? तो कौन सी समिति थी? सत्यनारायण राव समिति, फैजल अली समिति, शंकर देव राय समिति, मेनन समिति, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इसका तो राइट आंसर है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफी शानदार प्रश्न है, एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है। किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था? तो कौन सी समिति थी साथियों? वो समिति तो थी सत्यनारायण राव समिति थी साथियों। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बना दिया गया था। किसको राजधानी बनाया गया था साथियों? जयपुर को राजधानी बनाया गया था 30 मार्च 1949 में जयपुर को राजधानी बना दिया गया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। और इसी समिति की सिफारिश पर बीकानेर में शिक्षा विभाग बनाया गया था, जोधपुर में न्याय विभाग बनाया गया था, उदयपुर में खनिज विभाग बनाया गया था, जबकि कोटा में वन विभाग बनाया गया था, वह भरतपुर में कृषि विभाग बनाया गया था। क्या बनाया गया था साथियों? बीकानेर में तो शिक्षा विभाग, जोधपुर में हाईकोर्ट, उदयपुर में खनिज विभाग, कोटा में वन विभाग व भरतपुर में कृषि विभाग। तो प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी समिति थी वो? सत्यनारायण राव समिति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों की मांगों हेतु महाराणा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया था? प्यारे साथियों, बिजोलिया जो किसान आंदोलन था, इस आंदोलन के अंतर्गत किसानों की मांगों हेतु महाराणा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया था साथियों? टी राघवाचारी आयोग, हामिद हुसैन आयोग, 1 व 2 दोनों, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, जो बिजोलिया महाराणा थे उन्होंने कौन सा आयोग गठित किया था? किसान जो आंदोलन हुआ था इसमें किसानों की मांगों के लिए, तो कौन सा आयोग था रे साथियों? वह आयोग तो कौन सा था? हामिद हुसैन आयोग था। इस कहते हैं यह जो आयोग था, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में लेकिन जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्यारे साथियों, हामिद हुसैन आयोग का संबंध तो बिजोलिया किसान आंदोलन से था जो महाराणा फतेह सिंह द्वारा गठित किया गया था। प्यारे साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान हरियाली अमावस्या के दिन 1917 के अंदर 1917 में
एक संस्था गठित की गई थी। वो संस्था थी उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? उपरमाल पंच बोर्ड। प्यारे साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन भारत में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, जो 44 वर्षों तक चला था। 1897 में प्रारंभ हुआ था। 3 चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन संपन्न हुआ था। तो प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा हामिद हुसैन आयोग। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, राजपूताना मध्य भारत सभा की प्रथम 4 बैठकों का निम्नलिखित में से सही क्रम है। राजपूताना मध्य भारत सभा की जो प्रथम 4 बैठकें थी, उन बैठकों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होगा साथियों? अमृतसर, अजमेर, दिल्ली, नागपुर, दिल्ली, अमृतसर, अजमेर, नागपुर, नागपुर, दिल्ली, अजमेर, अमृतसर। जबकि दिल्ली, अजमेर, अमृतसर, नागपुर, अजमेर या अनुत्तरित रहेगा। तो प्यारे साथियों, बताना इसका राइट आंसर तो क्या रहेगा? राजपूताना मध्य भारत सभा की जो प्रथम 4 बैठकें थी, उन प्रथम 4 बैठकों का सही क्रम तो क्या होगा? अरे राजपूताना मध्य भारत सभा की प्रथम 4 बैठकों का सही क्रम तो क्या हो जाएगा रे साथियों? ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, अमृतसर, अजमेर व नागपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा साथियों। काफी शानदार प्रश्न है। राजपूताना मध्य भारत सभा की जो प्रथम 4 बैठकें हुई थी, वो 4 बैठकें दिल्ली में, अमृतसर में, अजमेर में व नागपुर में हुई थी साथियों। काफी अच्छा प्रश्न है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, देलवाड़ा जैन मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, उन जैन मंदिरों में कितने मंदिर है, कितने मंदिरों का समूह है साथियों? 4 मंदिरों का, 5 मंदिरों का, 3 मंदिरों का, 1 मंदिर का या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर तो क्या रहेगा? देलवाड़ा के जैन मंदिर कितने मंदिरों का समूह है साथियों? वो तो 5 मंदिरों का समूह है रे साथियों। कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है। देलवाड़ा के जैन मंदिर तो जो देलवाड़ा है वो सिरोही के अंदर है। कहाँ पे साथियों? सिरोही में। यहाँ पे 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिर कौन कौन से हैं साथियों? विमल शाही मंदिर है, नेमिनाथ मंदिर है, भीमसा का मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है और महावीर मंदिर है। 5 मंदिर कौन कौन से? विमल शाही, नेमिनाथ, भीमसा, पार्श्वनाथ व महावीर मंदिर है। प्यारे साथियों, इन 5 मंदिरों के समूह को सम्मिलित रूप से देलवाड़ा के जैन मंदिर कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से जैसलमेर जिले से संबंधित मेला नहीं है। प्यारे साथियों, कौन सा मेला है जो जैसलमेर जिले से संबंधित नहीं है साथियों? बताना है। ऑप्शन 1 मरु महोत्सव, ऑप्शन 2 चुंगी तीर्थ मेला, ऑप्शन 3 चननी चेरी मेला, ऑप्शन 4 रामदेवरा मेला, ऑप्शन 5 अनुत्तरित रहेगा। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? कौन सा मेला है जो जैसलमेर जिले से संबंधित नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? कौन सा मेला जैसलमेर से संबंधित नहीं है? तो कौन सा मेला है रे साथियों? वो तो चननी चेरी मेला है जो जैसलमेर से संबंधित नहीं है। अरे चननी चेरी मेला तो देशनोक बीकानेर में लगता है। कहाँ पे लगता है साथियों? देशनोक बीकानेर के अंदर। देशनोक बीकानेर के अंदर चननी चेरी मेला लगता है। प्यारे साथियों, यह मेला तो फाल्गुन महीने में, कौन से महीने में? फाल्गुन महीने के अंदर, फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में, फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में सप्तमी को आयोजित होता है। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को कौन सा मेला आयोजित होता है साथियों? चननी चेरी मेला देशनोक बीकानेर में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को आयोजित होता है। जबकि मरु महोत्सव जनवरी फरवरी के अंदर जैसलमेर में, जनवरी फरवरी के अंदर जैसलमेर के अंदर आयोजित होता है साथियों। जबकि रामदेवरा का जो मेला है वो रामदेवरा का मेला तो साथियों भादवे के महीने में, भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष में, भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष में साथियों द्वितीया से एकादशी तक आयोजित होता है। भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक कौन सा मेला? रामदेवरा का मेला आयोजित होता है। जबकि चुंगी तीर्थ मेला, प्यारे साथियों, चुंगी तीर्थ मेला तो भाद्र शुक्ल चौथ को लगता है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चुंगी तीर्थ मेला लगता है। प्यारे साथियों, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3
चन्ननी चेरी मेला जैसलमेर में आयोजित न होकर के बीकानेर में आयोजित होता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों, प्रश्न है राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। अरे राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है साथियों? काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है साथियों। राजस्थान का दूसरा हवा महल तो किसे कहा जाता है साथियों? अरे राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है साथियों? राजस्थान का दूसरा हवा महल तो राय का बाग पैलेस को, भानगढ़ पैलेस को, सरिस्का पैलेस को, खेतड़ी महल को या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? राजस्थान का दूसरा हवा महल तो किसे कहा जाता है साथियों? राजस्थान का दूसरा हवा महल तो खेतड़ी महल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? राजस्थान का दूसरा ताजमहल खेतड़ी महल को, राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी महल को कहा जाता है। खेतड़ी महल तो झुंझुनू के अंदर स्थित है साथियों। कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू के अंदर स्थित है। खेतड़ी महलों का निर्माण तो भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था साथियों? भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। प्यारे साथियों, खेतड़ी महलों को शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है, जबकि राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। कहते हैं ये जो खेतड़ी महल थे, इन खेतड़ी महलों में महाराजा अजीत सिंह के समय में यहाँ पर विवेकानंद ने, वो स्वामी विवेकानंद जो थे, उन्होंने उपदेश दिए थे। तो प्यारे साथियों अपना राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का दूसरा ताजमहल तो खेतड़ी महल को कहा जाता है। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, असत्य कथन को छांटना है, असत्य कथन देखना है। गोगा जी के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। गोगा जी को जाहर पीर कहा जाता है। सांचौर जालोर में गोगा जी का मंदिर है जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। गोगा जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, ददरेवा गांव में हुआ था। पांचवा है अनुत्तरित। तो प्यारे साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? अरे कौन सा कथन है जो असत्य कथन है साथियों? कौन सा कथन है रे साथियों जो असत्य कथन है? प्यारे साथियों इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोगा जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्यारे साथियों यह प्रश्न तो गलत है, यह ऑप्शन तो गलत है साथियों। प्यारे साथियों गोगा जी का जो जन्म है, गोगा जी का जन्म चूरू में ददरेवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चूरू में ददरेवा के अंदर हुआ था रे साथियों। चूरू के अंदर स्थित है ददरेवा, तो कहाँ पे स्थित है? चूरू में स्थित हुआ है। इनके पिता का नाम तो जेवर सिंह था, पिता का नाम जेवर सिंह, जबकि माता का नाम बाछल दे। माता का नाम कौन था? बाछल दे था। माता का नाम तो बाछल दे, पिता का नाम जेवर सिंह था। प्यारे साथियों इनके जो चचेरे भाई थे अर्जन सर्जन, इन चचेरे भाई मुस्लिम जो आक्रांता था महमूद गजनवी के साथ में मिल जाते हैं और गोगा जी पर आक्रमण कर देते हैं। कहते हैं इस युद्ध के अंदर गोगा जी जो थे, गोगा जी का सिर युद्ध करते हुए ददरेवा में गिरा, इसलिए इसे तो शीश मेड़ी या शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। जबकि इनका जो धड़ था वो धड़ नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, इसलिए इसे दुड़ मेड़ी या दुरमेड़ी या गोगा मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों जब गोगा जी बिना सिर के युद्ध कर रहे थे तो प्यारे साथियों जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी ने तो इन्हें जाहर पीर की संज्ञा दी, साथ साथ जिंदा पीर की संज्ञा दी थी कि यह तो जिंदा पीर है, जाहर पीर है साथियों। किसने दी थी? महमूद गजनवी ने। प्यारे साथियों गोगा मेड़ी के अंदर जो गोगा मेड़ी के अंदर जो पाबूजी का मंदिर है इसका निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। प्यारे साथियों गोगा मेड़ी के जो मंदिर है उस पर जो द्वार है, द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है तथा आकृति इसकी मकबरे नुमा है। प्यारे साथियों मकबरे के समान है। प्यारे साथियों प्रतिवर्ष गोगा नवमी के दिन, गोगा नवमी तो है भाद्र कृष्ण नवमी, गोगा नवमी कौन सी? भाद्र कृष्ण नवमी के दिन गोगा मेड़ी में मेला आयोजित होता है। गोगा मेड़ी में क्या आयोजित होता है? मेला आयोजित होता है। प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रे साथियों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न है साथियों, दादू पंत के सत्संग स्थल कहलाते हैं। दादू पंत के जो सत्संग स्थल हैं वो क्या कहलाते हैं साथियों? अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, काफी शानदार प्रश्न है। ऑप्शन 1 अलख दरीबा, ऑप्शन 2 खालसा, ऑप्शन 3 उत्तरादेय स्थानधारी, ऑप्शन 4 प्रवचन या ऑप्शन 5 अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, दादू पंत के जो सत्संग स्थल है वो दादू पंत के सत्संग स्थल तो क्या कहलाते हैं साथियों? प्यारे साथियों, वो तो अलख दरीबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं रे साथियों? दादू पंत के सत्संग स्थल तो अलख दरीबा कहलाते हैं। राजस्थान के जो संत थे दादू दयाल द्वारा एक संप्रदाय स्थापित किया गया था, दादू संप्रदाय, जिसकी प्रधान जो पीठ थी वो प्रधान पीठ नारायणा जयपुर में थी। नारायणा जयपुर के अंदर दादू पंथ की प्रधान पीठ थी, दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ थी। दादू पंथ के सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। प्यारे साथियों, क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा कहलाते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। यह लीजिए साथियों एक और शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है साथियों। राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है? साथियों काफी अच्छा प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है। क्लास को शेयर कर देना अधिक से अधिक दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक साथियों के साथ, ताकि और साथियों को भी इस क्लास का फायदा मिल सके। काफी शानदार प्रश्नों की सीरीज है साथियों। राजस्थान का अंडमान तो किस दुर्ग को कहा जाता है साथियों? जूनागढ़ दुर्ग, बटनेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहेगा? अरे राजस्थान का अंडमान तो किस दुर्ग को कहा जाता है? अरे राजस्थान का अंडमान तो सोनारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? सोनारगढ़ दुर्ग तो जैसलमेर के अंदर स्थित है, जिसे राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है साथियों। जैसलमेर का जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण तो 1155 में जैसलमेर में करवाया गया था, जैसलमेर नगर में करवाया गया था। प्यारे साथियों, इस दुर्ग को तो रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है साथियों, गलियों का किला भी कहा जाता है साथियों, पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, जबकि इसे द गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है साथियों। प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। कठपुतली जो कला है, इस कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है साथियों? काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, काफी जानदार प्रश्न है। कठपुतली कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है साथियों? तो कौन सा स्थान है? उदयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर या अनुत्तरित रहने वाला है? काफी अच्छा प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है। कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है साथियों कठपुतली कला के लिए? अरे कठपुतली कला के लिए तो उदयपुर प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है साथियों? उदयपुर प्रसिद्ध है। अरे कठपुतली का जनक तो देवी लाल सामर को माना जाता है। कठपुतली का जनक किसे माना जाता है साथियों? देवी लाल सामर को माना जाता है कठपुतली का जनक। प्यारे साथियों, कठपुतली जो है, कठपुतली तो अरड़ू की लकड़ी से बनी होती है। कठपुतली तो किसकी लकड़ी की बनी होती है? अरड़ू की लकड़ी की बनी होती है। प्यारे साथियों, यह जो कठपुतली कला है, इस कठपुतली कला को संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा किया गया है। कठपुतली कला का संरक्षण तो भारतीय लोक कला मंडल जो उदयपुर में स्थित है, इसके द्वारा किया गया है। प्यारे साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर तो क्या हो गया? कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध स्थान तो उदयपुर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह लीजिए साथियों एक और शानदार जानदार प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। असंगत युग्म को छांटना है, असंगत को पहचानना है साथियों। मेवल बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। योद्यई श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र योद्यई। हई जयपुर व दौसा के आसपास का क्षेत्र हई कहलाता है। तोरावाटी कांतली नदी का अपवा क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है।
प्यारे साथियों, या अनुत्तरित रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है रे साथियों? इसका राइट आंसर तो क्या रहेगा? इसका राइट आंसर तो जल्दी से बताना रे साथियों, राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका? अरे इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। हई जयपुर व दौसा के आसपास का क्षेत्र हई यह ऑप्शन तो असंगत है साथियों। हई तो कोटा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। अरे हई तो कहाँ के क्षेत्र को? कोटा के आसपास का जो क्षेत्र है, इस कोटा के आसपास के क्षेत्र को तो हई कहा जाता है। प्यारे साथियों, जबकि मेवल बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र को तो योधेय कहा जाता है। जबकि कांतली नदी का जो अपवा क्षेत्र है इसको तोरावाटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तोरावाटी के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, जबकि नागौर वाले क्षेत्र को अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला अपना जो अगला प्रश्न है साथियों, वो अगला प्रश्न है साथियों, लाल लोमी मृदा राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? लाल लोमी जो मृदा है वो मृदा तो राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है साथियों? भीलवाड़ा अजमेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, कोटा चित्तौड़गढ़, बारां झालावाड़ या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? लाल लोमी मृदा तो राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? अरे लाल लोमी मृदा तो राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर में पाई जाती है साथियों। इस मिट्टी के अंदर लौह अयस्क की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके कारण? लौह अंश की अधिकता के कारण लाल रंग की दिखाई देती है। यह जो मिट्टी है यह मिट्टी तो मक्का, चावल, गन्ने की फसलों के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। प्यारे साथियों, यह मिट्टी तो दक्षिणी जो राजस्थान है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इनमें पाई जाती हैं साथियों। प्यारे साथियों, यह जो मिट्टी होती है इस मिट्टी के अंदर चूना, पोटास की कमी व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। चूना, पोटास व फास्फोरस की। तो प्यारे साथियों लाल लोमी मृदा कौन से जिलों में? बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे साथियों काफ़ी शानदार क्लास चल रही है, काफ़ी अच्छी क्लास चल रही है। प्यारे साथियों यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। प्यारे साथियों आपका साथ और सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहा तो इससे भी शानदार प्रश्नों की सीरीज लेकर के आऊँगा, इससे भी अच्छे प्रश्नों की सीरीज लेकर के आऊँगा। रिट की, पटवार की वीडियो, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये प्रश्न काफ़ी शानदार रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न रहने वाले हैं। प्यारे साथियों इन्हीं प्रश्नों में से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। प्यारे साथियों मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जीके से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, कोई भी क्वेश्चन हो उसे गलत नहीं होने दूंगा। बस आपका साथ और सपोर्ट चाहिए साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों का सही युग्म है। आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं उन नदियों का सही युग्म कौन सा है साथियों? जवाई, जोजड़ी, सागी, कांतली, काकनी, रूपारेल, कोठारी, खारी, डाई, पार्वती, काली सिंध, कुराल या अनुत्तरित रहेगा। तो प्यारे साथियों बताना इसका राइट आंसर तो क्या रहेगा? बताना रे साथियों इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों का सही युग्म कौन सा है साथियों? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों का सही युग्म तो कौन सा है रे साथियों? कौन सा युग्म है? ऑप्शन नंबर 2 जो है कांतली, काकनी, रूपारेल जो नदियां हैं ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। कैसी नदियां हैं साथियों? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। प्यारे साथियों जवाई, जोजड़ी, सागी यह तो लूणी नदी की सहायक नदियां हैं साथियों। किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी नदी की। प्यारे साथियों पूर्णतः राजस्थान में बनने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे जो लंबी नदी है वो सबसे लंबी नदी है साथियों कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कांतली, काकनी, रूपारेल आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों।
प्रश्न है साथियों, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। राजीव गांधी जो सिद्धमुख नहर परियोजना है, इस परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं साथियों? श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू, जैसलमेर जोधपुर, जैसलमेर बाड़मेर या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, काफी शानदार प्रश्न है, काफी जानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है साथियों। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? अरे राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित जिले तो हनुमानगढ़ और चूरू है साथियों। कौन कौन से जिले हैं? हनुमानगढ़ और चूरू है। प्यारे साथियों, रावी और व्यास नदियों का जो अतिरिक्त जल था, रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल को उपयोग में लेने हेतु एक कमीशन गठित किया गया था। वो कमीशन था दुराड़ी कमीशन। कौन सा कमीशन था साथियों? दुराड़ी कमीशन जो था, इस दुराड़ी कमीशन की अनुशंसा पर 1986 के अंदर 1986 में इसी दुराड़ी कमीशन की सिफारिश पर यह परियोजना लागू की गई थी। यह परियोजना का निर्माण किया गया था, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। इस परियोजना से हनुमानगढ़ की तो नौहर भादरा तहसील, जबकि चूरू की राजगढ़ तहसील को पेयजल उपलब्ध होता है। क्या उपलब्ध होता है साथियों? पेयजल उपलब्ध होता है। तो प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हनुमानगढ़ व चूरू हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, वर्तमान में क्वेश्चन है साथियों, नागौरी नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? नागौरी नस्ल का मूल स्थान कौन सा है साथियों? आसरवा, लामपोलाई, डीडवाना, सुहालक या अनुत्तरित रहने वाला है। नागौरी जो नस्ल है, इस नागौरी नस्ल का मूल स्थान कौन सा है साथियों? गौवंश की प्रमुख नस्ल है, गायों की नस्ल है नागौरी नस्ल। इस नागौरी नस्ल का मूल स्थान तो कौन सा है साथियों? अरे नागौरी नस्ल का मूल स्थान तो सुहालक है साथियों। कौन सा है? सुहालक है साथियों। प्यारे साथियों, नागौर जिले में पाई जाती है यह नस्ल। उत्पत्ति नागौर के सुहालक ग्राम से होती है। कौन से ग्राम से होती है? सुहालक ग्राम से। इस नस्ल की जो गायें हैं वो दूध कम देती है, लेकिन इस नस्ल के जो बैल होते हैं वो बैल चुस्त व फुर्तीले होने के कारण हल चलाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन से बैल प्रसिद्ध है साथियों? नागौरी नस्ल के बैल तो हल चलाने के लिए प्रसिद्ध है। इनका मूल स्थान तो कौन सा है? नागौर का सुहालक ग्राम है। कौन सा ग्राम है साथियों? सुहालक ग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों, राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीकी पर आधारित तापीय परियोजना कौन सी है? राजस्थान की जो पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीकी है, उस पर आधारित तापीय परियोजना कौन सी है साथियों? गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक पर आधारित तापीय परियोजना कौन सी है? कौन सी परियोजना है रे प्यारे साथियों? तापीय परियोजना, तापीय ऊर्जा परियोजना कौन सी है? वो तो है ऑप्शन नंबर 3, गिरल थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है, यह राजस्थान की पहली गैसीकरण पर आधारित, गैसीकरण लिग्नाइट तकनीकी पर आधारित तापीय परियोजना है साथियों। राजस्थान के अंदर गिरल जो बाड़मेर में स्थित है, यह तो पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक पर आधारित तापीय परियोजना है साथियों। जो छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाली तापीय परियोजना है साथियों। प्यारे साथियों, गिरल जो परियोजना है, इसका निर्माण तो जर्मनी के सहयोग से, किसके सहयोग से किया गया? जर्मनी के सहयोग से किया गया। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों, राजस्थान का पहला रासायनिक खाद बनाने वाला कारखाना कौन सा है? राजस्थान का पहला रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कौन सा है साथियों? श्री राम फर्टिलाइजर, जामड़ कोटला फर्टिलाइजर, संबल फर्टिलाइजर, राजस्थान राज्य केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? राजस्थान का पहला रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कौन सा है साथियों? कौन सा है रे साथियों? वो तो श्री राम फर्टिलाइजर है, जो राजस्थान का पहला रासायनिक खाद बनाने का कारखाना
है साथियों। अरे प्यारे साथियों, श्री राम फर्टिलाइजर तो कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है रे साथियों? कोटा के अंदर स्थित है साथियों। चलते हैं साथियों, काफ़ी शानदार प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। प्यारे साथियों, जबकि चंबल जो फर्टिलाइजर है, चंबल फर्टिलाइजर का कारखाना तो गड़ेपान कोटा के अंदर है। गड़ेपान कोटा में है साथियों। कहाँ पे? गड़ेपान कोटा के अंदर है। प्यारे साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। प्यारे साथियों, प्रश्न है, संविधान से संबंधित प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी विधेयक के संबंध में कौन से प्रावधान कर सकता है? अरे धन विधेयक को छोड़कर और कोई सा भी विधेयक हो, उसमें कौन से प्रावधान कर सकता है राज्यपाल? विधेयक को पुनः विचार हेतु भेज सकता है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3, विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी, ऑप्शन 5, अनुत्तरित। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? अरे धन विधेयक को छोड़कर और कौन से विधेयक में राज्यपाल प्रावधान कर सकता है? तो कौन सा विधेयक आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 4 है, उपयुक्त सभी, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे प्यारे साथियों। अरे धन विधेयक को छोड़कर इनमें प्रावधान कर सकता है। विधेयक को पुनः विचार हेतु भेज सकता है राज्यपाल, विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित भी रख सकता है, विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर सकता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग है। अरे राज्य निर्वाचन आयोग क्या है साथियों? संवैधानिक निकाय है, संवैधानेत्र इकाई है, विधिक इकाई है, सलाहकारी निकाय है या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? अरे राज्य निर्वाचन आयोग तो क्या है? अरे राज्य निर्वाचन आयोग तो क्या है रे साथियों? राज्य निर्वाचन आयोग तो एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है साथियों? संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन जो आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। प्यारे साथियों, तत्व जो संविधान संशोधन है, इस तत्व संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत, तत्व के संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद कौन सा? 243 के में पंचायती राज जो संस्था है, इन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु, निर्वाचन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था प्यारे साथियों। राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है, वो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर की जाती है। किसकी अनुशंसा पर? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर की जाती है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है साथियों, असुमेलित कथन को ढूंढना है। संविधान का प्रश्न है, कौन सा है असुमेलित? अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री की शपथ, अनुच्छेद 164 मंत्रियों से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यों का संचालन, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? कौन सा है जो असुमेलित है साथियों? तो कौन सा हो जाएगा? जो ऑप्शन 1 है, अनुच्छेद 163 या अनुच्छेद 163 जो मुख्यमंत्री की शपथ बताई गई है, यह तो गलत कथन है। कैसा कथन है साथियों? गलत कथन है। अरे अनुच्छेद 163 में तो क्या है? राज्यपाल की जो स्वविवेक शक्तियां हैं, वो स्वविवेक शक्तियों का वर्णन है। राज्यपाल अपनी इन शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह व परामर्श से करता है। किससे करता है? स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह व परामर्श से करता है। राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां अनुच्छेद 163 में हैं प्यारे साथियों, जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान हैं। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यों का संचालन है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं साथियों। प्यारे साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान में जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन कब किया गया था?
1993 में, 1985 में, 1999 में, 2005 में या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर तो क्या रहने वाला है? अरे राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन तो 1999 में किया गया था साथियों, और सन 2000 से यह कार्यशील हो गया था। सन 2000 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और 1999 में इसका गठन किया गया था। प्यारे साथियों, राज्य मानवाधिकार जो आयोग है, इस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है। प्यारे साथियों, इस समिति का जो प्रमुख है, वो प्रमुख तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है साथियों? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। काफी शानदार प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न है साथियों, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान किससे परामर्श नहीं करता? राजस्थान में जो राज्यपाल होता है वो लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान किससे परामर्श नहीं करता साथियों? मुख्यमंत्री से, राज्य कानून मंत्री से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, विधानसभा में विपक्ष के नेता से या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों, क्या इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? और इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है, राज्य कानून मंत्री से विचार विमर्श नहीं करता। किससे परामर्श नहीं करता साथियों? राज्य कानून मंत्री से। प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री से भी लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान परामर्श लेता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेता है, विधानसभा में विपक्ष के नेता से भी परामर्श लेता है। अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, जिनमें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल व संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्यारे साथियों, यदि आपको इन प्रश्नों में गलत हुए हैं तो प्यारे साथियों आप देखना आपने कहाँ गलती की, क्या गलती की। आप कमेंट दे के ज़रूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से इतने प्रश्न सही निकले, इतने प्रश्न गलत निकले। प्यारे साथियों, आपका साथ और सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहना चाहिए, आपका साथ इसी प्रकार से बना रहना चाहिए। प्यारे साथियों, और भी शानदार प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आऊँगा, और भी अच्छे प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आऊँगा। आपके जीके से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़रूर शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। धन्यवाद।